ओके, चलो रिकॉर्डिंग भी हमारी स्टार्ट हो चुकी है। तो आज बच्चे हम अपना केमिकल इक्विलिब्रियम का 4th लेक्चर करने वाले हैं, ठीक है। सो ये हमारा 4th क्लास है केमिकल इक्विलिब्रियम पे। लास्ट क्लास में आपने होमोजीनियस इक्विलिब्रिया, होमोजीनियस के बारे में, हेट्रोजीनियस के बारे में ये सारा पढ़ा, और लॉ ऑफ मास एक्शन भी पढ़ा होगा आपने। लॉ ऑफ मास सेक्शन पढ़ा, केपी और केसी के बीच में रिलेशन पढ़ा, केपी केसी होता क्या है, उनका रिलेशन क्या होता है, और कुछ क्वेश्चंस हमने करे। अब हम बच्चे अपने लेक्चर नंबर 4 पे मूव ऑन करते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम में, जिसमें हम नए टॉपिक्स कुछ पढ़ेंगे। सबसे पहला तो हम पढ़ेंगे बेटा ली चैटलियर प्रिंसिपल है हमारे पास, फैक्टर्स अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम, इफेक्ट ऑफ चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, इफेक्ट ऑफ चेंज इन मोल्स, ये सारे फैक्टर इफेक्टिंग आगे कि कॉन्सेंट्रेशन का क्या इफेक्ट पड़ता है इक्विलिब्रियम पे, मोल्स का क्या इफेक्ट पड़ता है, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन ये हमें आती हैं, ऑलरेडी आती है ना हमें एक्सो और एंडो। प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ता है बच्चे, इफेक्ट ऑफ चेंज इन वॉल्यूम, इफेक्ट ऑफ चेंज इन कैटालिस्ट। तो ये सारी चीजें अब हम इसमें स्टडी करने वाले हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट जो होता है बेटा दैट इज ली चैटलियर प्रिंसिपल। ली चैटलियर प्रिंसिपल हमारे पास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ली चैटलियर के बेस पे आपको क्लास में जैसे आप पेपर देने जाओगे क्लास के, उस पे भी क्वेश्चन आने वाला है, और वैसे भी क्वेश्चन जरूर आता है ली चैटलियर पे, चाहे नीट हो या जेई हो, ठीक है ना। ये क्वेश्चन मस्ट है ली चैटलियर का। हाँ, तो आ ही गए हमारे सारे बच्चे, शुरू करें फिर। यस, शैल वी स्टार्ट? फटाफट से यस। ओके ग्रेट, यस, वेरी गुड। चलो बच्चे, लेट्स स्टार्ट विद द ली चैटलियर प्रिंसिपल। एज आई सेड कि दिस इज रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो क्या कहा, क्या ली चैटलियर भाई साहब ने हमें क्या बोला, उनकी क्या स्टेटमेंट थी कि इफ अ चेंज इज अप्लाइड टू द सिस्टम एट इक्विलिब्रियम, कि कोई चीज इक्विलिब्रियम पे है, अगर आप उसमें चेंज अप्लाई करते हो यानी कि उसके कुछ कंडीशंस को छेड़ देते हो, then the equilibrium will be shifted in that direction in which it can minimize the effect of change applied and the equilibrium is established again under new conditions। अब कहने का क्या मतलब है कि एक बेचारा डॉगी सो रहा था, ठीक है ना, हमने इसको सिंपल रिलेट करना है अपने डेली लाइफ से। डेली लाइफ से होती है, एक डॉग सो रहा था हमारे। अब कुछ बच्चों को बड़ी आदत होती है पंगे लेने की, ले लिया पंगा, बेचारे को पत्थर मार दिया, वो सो ही तो रहा था, क्या कर रहा है तुम्हें। तो वो क्या करता है बेटा, वो नियर बाय जाके छुप जाता है। वो सबसे पहले देखता है कि नियर बाय मेरे को कौन सी ऐसी सेफ सा शेल्टर मिलेगा कि मैं वहां जाके छुप जाऊं। तो ली चैटलियर ने भी क्या बोला कि अगर हम किसी भी कोई चीज बेटा इक्विलिब्रियम में है, ऑलरेडी वो इक्विलिब्रियम में है, अब आप उसके साथ छेड़खानी कर रहे हो, ठीक है ना। अगर उसमें कोई चेंज कर दे, मान लो कांस्टेंट प्रेशर और वॉल्यूम था, मैंने उसका प्रेशर चेंज कर दिया, तो क्या होता है उस चेंजेस की वजह से, क्या होता है इफ अ चेंज इज अप्लाइड टू द सिस्टम, अगर हम चेंज अप्लाई करेंगे सिस्टम पे, कब, व्हेन इट इज एट इक्विलिब्रियम, जब वो ऑलरेडी इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम मतलब जब उसकी रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिल्कुल इक्वल है किसके, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के। अब वो इक्विलिब्रियम में है, आप चेंज अप्लाई कर रहे हो, उस केस में क्या होता है, देन द इक्विलिब्रियम विल बी शिफ्टेड इन दैट डायरेक्शन। फिर जो वो इक्विलिब्रियम है वो किस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा बच्चे, जहां पे जो चेंज है वो मिनिमम हो। यानी कि जैसे मैंने बोला ना, डॉग सबसे नियरेस्ट सेफेस्ट प्लेस ढूंढता है बेटा, अगर उसको सामने एक खोली दिख रही होगी वो फटाफट भाग के वहां चला जाएगा। तो इक्विलिब्रियम भी उसी डायरेक्शन में शिफ्ट होता है जहां पे ज्यादा इफेक्ट ना पड़ रहा हो चेंज का। मान लो कि अगर प्रोडक्ट आपने बहुत ज्यादा इंक्रीज कर, प्रेशर इंक्रीज कर दिया, तो प्रोडक्ट में कुछ ही कम चेंज आना था, ठीक है ना, तो वो प्रेशर की तरफ, मतलब उसकी रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। इक्विलिब्रियम किधर हो जाएगा, फॉरवर्ड की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, ताकि थोड़े से टाइम बाद ही वो दोबारा अपना इक्विलिब्रियम जो है एस्टैब्लिश कर सके, ठीक है, न्यू कंडीशन में ही वो अपना दोबारा से एस्टैब्लिश कर सके। अब ये कुत्ता फटाफट से नियर बाय प्लेस में चला गया ना, ताकि वो वहां जाके सोच सके, बात तो वही थी। तो ली चैटलियर प्रिंसिपल ने भी हमें क्या कहा था कि अगर हम किसी भी स्टेट में जहां पे इक्विलिब्रियम ऑलरेडी अटेन है, उसमें बच्चे आप चेंज करते हो ना, तो वो जो इक्विलिब्रियम है वो किस डायरेक्शन में शिफ्ट होता है, एक ऐसी डायरेक्शन में शिफ्ट होता है जहां पे चेंज मिनिमम हो, जहां पे चेंज मिनिमम हो, और दोबारा से इक्विलिब्रियम जो है एस्टैब्लिश हम कर सके अंडर न्यू कंडीशंस, ठीक है, नई कंडीशंस के अंडर। ये बात क्लियर हुई सबको? यस, इज इट क्लियर? यस यस मैम। मैम। अब ये बताओ, ये सच वाला डॉग डॉग से पंगे कौन कौन लेता है, ऐसा कौन करता है रियल लाइफ में? करते हो ऐसे? कई बच्चों को होती है ना आदत,
यहाँ पे सारे अच्छे बच्चे हैं, है ना? अच्छा, कौन कौन है एनिमल लवर? कि या वी लव डॉग्स, एनीवन? कुछ बच्चे ऐसे स्ट्रे डॉग्स को जाके दूध पिलाना, हाँ वही वही चीज। हु लव्स डॉग? जस्ट रेज योर हैंड्स। कोई भी नहीं? ओनली मेरे को तो खुद बहुत डर लगता है भाई, मैं तो बहुत ज्यादा डरपोक हूँ इस मामले में। मुझे तो दूर से दिख जाता है ना, मैं बाहर ही नहीं निकलती अपने घर से। आ रहा है वो खा जाएगा मुझे। ठीक है चलो। सो दिस इज अबाउट बेटा ली चैटलियर प्रिंसिपल। तो बस ये स्टेटमेंट हमें याद रखनी है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एज सच एक क्वेश्चन आता है, अगर आप अब पेपर दोगे तो यू विल डेफिनेटली गेट अ क्वेश्चन रिगार्डिंग ली चैटलियर प्रिंसिपल। तो ये तो मतलब इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना कि 100 है ना 1% की गारंटी है, 101% की गारंटी कि ली चैटलियर प्रिंसिपल जरूर पूछा जाता है पेपर में। और दूसरा पूछते हैं लॉ ऑफ मास सेक्शन। मैं क्वेश्चन भी बता रही हूँ, चाहे नोट कर लो, पेपर में आने वाले हैं। फर्स्ट ली चैटलियर हो गया, सेकंड लॉ ऑफ मास सेक्शन, एंड थर्ड रिलेशनशिप बिटवीन केपी एंड केसी। केपी और केसी का रिलेशनशिप, ये अगर आप 11th के स्कूल के पेपर देते हो ना बेटा, ये 3 पेट क्वेश्चन है जो हर टीचर ने डालने ही डालने। ठीक है, तो ये तीनों ध्यान में रखने हैं हमने। अब ये हुई ली चैटलियर प्रिंसिपल की बात। अब जैसे हमने पहले बात करी थी, ली चैटलियर सबको समझ आया ना कि ली चैटलियर में क्या होगा कि अगर मान लो कोई भी चीज ने इक्विलिब्रियम अटेन किया है, मान लो ये इक्विलिब्रियम पे था और आपने इसकी कंडीशंस को चेंज किया, वी चेंज द कंडीशन, तो इक्विलिब्रियम जो है, दैट इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन दैट डायरेक्शन विच शो मिनिमम चेंजेस, जिसमें मिनिमम चेंजेस की प्रोबेबिलिटी है, सो दैट इट कैन अगेन अटेन इक्विलिब्रियम इजिली, ताकि वो दोबारा से इक्विलिब्रियम जो है इजिली अटेन कर सके। सो दिस इज आवर ली चैटलियर प्रिंसिपल। ये इतना ही है हमारा ली चैटलियर प्रिंसिपल। ठीक है, क्लियर सबको? यस, दैट्स ग्रेट। अब चलो बेटा फैक्टर्स अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम पे, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसमें नीट और जेई में बहुत क्वेश्चन आते हैं बच्चे, नीट और जेई के बहुत क्वेश्चन बनते हैं इसके बेस पे, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं। मान लो उन्होंने 4 वो दे दिए टेम्परेचर के अकॉर्डिंग, कि किस टेम्परेचर पे इक्विलिब्रियम कब शिफ्ट होगा, टेम्परेचर का कैसा इफेक्ट रहता है। तो ये सारे पॉइंट हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको हम 1 बाय 1 डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला आता है बेटा चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। अगर हम कॉन्सेंट्रेशन चेंज कर दें रिएक्टेंट या फिर प्रोडक्ट की, तो क्या इफेक्ट होगा? चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होगा? चेंज इन प्रेशर, प्रेशर का क्या इफेक्ट होगा? वॉल्यूम का कैसा इफेक्ट होगा? एडिशन ऑफ कैटलिस्ट का क्या इफेक्ट होगा? या फिर अगर आप कोई इनर्ट गैस ऐड करते हो। ठीक है ना, ये 6 के 6 फैक्टर अब हम स्टडी करने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट बच्चे, इफेक्ट ऑफ चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन। सबसे पहला इफेक्ट हम क्या करेंगे कॉन्सेंट्रेशन का, कि अगर आप किसी भी कंपोनेंट की कॉन्सेंट्रेशन को क्या करते हो बच्चे, डिक्रीज कर सॉरी इंक्रीज करते हो, तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में शिफ्ट करती है? ठीक है ना, द रिएक्शन शिफ्ट इन अ डायरेक्शन किधर, जहां से डिक्रीज हो सके कॉन्सेंट्रेशन। अगर बच्चे आप मैं बोलूंगी कि रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन आपने इंक्रीज कर दी, तो इट मस्ट डिक्रीज द प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन, तभी इक्विलिब्रियम आएगा ना। कि मैंने क्या बोला था कि जितना हम बढ़ा, जितना कम होता है उतना ही बढ़ता है। अब आप जितना बढ़ा रहे हो उतना कम भी तो होना चाहिए। सो इफ द concentration of component is increased, the reaction shifts in a direction which tend to decrease its concentration। अगर हम concentration को बढ़ा देते हैं बच्चे, रिएक्शन किस तरफ इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाता है, जिस तरफ वो concentration को क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। अब हमें पता है concentration क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। concentration आप मोलैरिटी ले लो, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन की एक टर्म मोलैरिटी ले लो जो हमें सबको पता है, मोलैरिटी इज नंबर ऑफ मोल्स डिसॉल्व्ड पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। तो वही चीज कि कितना कॉन्सेंट्रेटेड होगा वो हो गई कॉन्सेंट्रेशन, यानी कि मोल्स बाय वॉल्यूम। अब हम कॉन्सेंट्रेशन को बच्चे चेंज कैसे कर सकते हैं, कैन बी ऑल्टर्ड कैसे? अभी तो आपने बोला कि कॉन्सेंट्रेशन मोल्स और वॉल्यूम पे डिपेंड करती है, तो क्या करेंगे, या तो मोल चेंज कर दो या वॉल्यूम चेंज कर दो, दो ही प्रोबेबिलिटी है ना। कॉन्सेंट्रेशन को ऊपर नीचे करने का क्या मतलब है, यू कैन चेंज द मोल एंड चेंज द वॉल्यूम। सो अगर हम चेंज करेंगे बच्चे वॉल्यूम, तो कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो जाएगी।
अगर हम चेंज करेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ पर्टिकुलर कांस्टेंट तो सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन जो है उसी की चेंजेस दिखाएगी, तो ओनली द दैट कॉन्स्टिट्यूएंट चेंजेस। मान लो अगर बच्चे आपके पास N2 H2 और अमोनिया है, तो अगर आप N2 की कॉन्सेंट्रेशन चेंज करोगे तो वो क्या क्या नंबर ऑफ मोल्स चेंज कर दोगे N2 के, तो कॉन्सेंट्रेशन सिर्फ N2 की ही चेंज होगी ना, ये बात है। अब हमने क्या बोला कि कॉन्सेंट्रेशन जो है मैम इसमें डायनामिक और स्टैटिक में, स्टैटिक इक्विलिब्रियम में दोनों में से कौन सा है बच्चे? डायनामिक इक्विलिब्रियम। हमने वो केमिकल इक्विलिब्रियम की कैरेक्टरिस्टिक्स में पढ़ा था ना कि फर्दर हम डायनामिक इक्विलिब्रियम ही शो करते हैं, ठीक है। सो दैट वी आर कंसीडरिंग। ओके सत्येंद्र? यस। आज का अच्छा आया ना? ऐसा तुम्हें लग रहा है या मुझे भी लग रहा है? नहीं, ऐसा मुझे लग रहा है या तुम्हें भी लग रहा है? कई बारी कंफ्यूज हो जाते हैं हम। या थैंक यू, नो प्रॉब्लम बेटा, यू कैन आस्क योर डाउट्स फ्रीली। ठीक है, अब बच्चे बात करी कि अगर हम चेंज करेंगे वॉल्यूम तो कॉन्सेंट्रेशन जो है कॉन्स्टिट्यूएंट की वो भी चेंज होगी, ठीक है ना, सारी कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो रही है। बट अगर हम नंबर ऑफ मोल्स चेंज कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर के, मान लो N2 प्लस H2 अमोनिया दे रहा था, तो अगर मैंने सिर्फ N2 के नंबर ऑफ मोल्स चेंज किए तो कॉन्सेंट्रेशन भी तो बच्चे N2 की चेंज होगी, H2 की ओवरऑल कांस्टेंट ही रहेगी, ठीक है। सो वही चीज है इफेक्ट। अब देखते हैं हम इफेक्ट जब हम चेंज करेंगे मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स हम चेंज करने वाले हैं। देखो क्या उसी क्या है कॉफिशिएंट, हम कैसे निकालते हैं? प्रोडक्ट की जितनी कॉन्सेंट्रेशन है डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट, प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट। और अगर बच्चे ये होती है हमारे पास, अगर हम उसको क्या ले ले, इक्विलिब्रियम पे ले ले, ठीक है ना, कॉन्सेंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम दैट कैन बी डिफाइंड बाय Kc, वैल्यू C0 D0 और A0 और B0 हो जाएगी। अब हमने क्या बोला कि इक्विलिब्रियम पे दोनों इक्वल होंगी, इक्विलिब्रियम का मतलब यही है कि Kc किसके इक्वल हो, Qc के। सो अब हम क्या कर रहे हैं, एडिशन ऑफ A और B। नाउ वी आर एडिंग द A और B कंडीशन। A और B में एडिशन किसकी करी कि किसी, हमने क्या करा, मान लिया मैंने नंबर ऑफ मोल्स मैंने इंक्रीज कर दिए किसके, A के। लेट अस सपोज नंबर ऑफ मोल्स A के पहले बेटा A0 थे, अब मैंने इंक्रीज करके क्या कर दिए A0 प्लस एक्स, तो आप क्या उसी की वैल्यू कैसे लिखोगे, C0 बाय D0 और A0 की जगह क्या आ जाएगा, A0 प्लस एक्स और B0। अब डिनोमिनेटर इंक्रीज हुआ है, नीचे वाली वैल्यू अगर इंक्रीज होती है तो क्यूसी तो क्या होगी, डिक्रीज होगी, ऊपर वाली डिक्रीज होगी। डिक्रीज का क्या मतलब है, क्यूसी इज लेस देन केसी। डिक्रीज का मतलब इक्विलिब्रियम में शिफ्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। अगर बच्चे इक्विलिब्रियम होता है तो दोनों इक्वल होती है, लेकिन अगर हमारी वैल्यू डिक्रीज होती है, डिक्रीज का क्या मतलब होता है कि इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। इक्विलिब्रियम किस में शिफ्ट होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन की तरफ। और अगर हम एडिशन करेंगे किसमें, ऊपर वाले में, प्रोडक्ट में आपने एडिशन कर दी, मान लो C0 में कर दी, तो ये C0 बाय एक्स हो गया और ये क्या आ गया D0, तो A0 बाय B0। अगर बच्चे ऊपर वाले में एडिशन हुई है तो ऑब्वियस सी बात है हमारा क्यूसी वैल्यू क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। और जब क्यूसी केसी से ज्यादा होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स इन बैकवर्ड डायरेक्शन, ठीक है ना। अगर हमारी क्यूसी वैल्यू जब बड़ी होती है तो वो किसको फेवर करती है, रिवर्सिबल को फेवर कर रही है, मतलब बैकवर्ड डायरेक्शन को फेवर कर रही है। और अगर क्यूसी डिक्रीज करती है तो वो किसको फेवर करेगी, इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। ये बात सबको क्लियर हुई? यस मैम। यस मैम। दैट्स ग्रेट। ठीक है, एक बारी रिपीटेशन की जरूरत है, कोई भी बच्चा प्लीज रेज योर हैंड्स इफ यू सी कि अगर हमें रिपीट करना है। सतेंद्र कह रहा है एक बारी रिपीट कर देते हैं, ठीक है बेटा, एक बारी रिपीट कर लेते हैं फिर। ओके जस्ट अ मिनट। देखो देखो बच्चे, हमने क्या बोला कि इफेक्ट व्हेन चेंज इन मोल्स अकर। अभी हमने क्या बोला, हम वो इफेक्ट देखते हैं जब हम किस में करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स में चेंज कर रहे हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे चेंज होंगे, अब पहला क्या लिया हमने, क्यूसी की वैल्यू ले ली बेटा सी डी ए अपॉन बी, और केसी इक्विलिब्रियम पे C0 D0 A0 और B0। इक्विलिब्रियम पे तो बच्चे केसी और क्यूसी इक्वल ही होते हैं, ठीक है ना, इक्विलिब्रियम पे दोनों ही इक्वल होंगे, चाहे वो स्टैंडर्ड कंडीशन में हो चाहे एज सच हो।
एक चीज हमने ले ली। अब हमने क्या बोला कि लेट सपोज कि ए और बी में से हमने किसी एक के नंबर ऑफ मोल्स को बढ़ा दिया, ए के नंबर ऑफ मोल्स मैंने बढ़ा दिए। अब क्या हुआ, ए नोट प्लस एक्स नीचे की तरफ आया, डिनोमिनेटर बच्चे बढ़ा है। अगर हमारा डिनोमिनेटर बढ़ेगा तो ओवरऑल वैल्यू तो डिक्रीज होगी ना। इफ डिनोमिनेटर इंक्रीजेस तो ओवरऑल वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो क्यूसी क्या हो जाएगा हमारा, लेस देन केसी। क्यूसी विल लेस देन केसी, और जब भी क्यूसी हमारा लेस देन केसी होता है तो इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट करती है, फॉरवर्ड डायरेक्शन। सो इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, और फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्यों शिफ्ट करेगी, वही ली चैटलियर प्रिंसिपल, ताकि कम से कम उसमें जाके वो दोबारा से अपना इक्विलिब्रियम अटेन कर सके। ऐसे ही बच्चे अगर हमारा क्या करते हैं, हम प्रोडक्ट में बढ़ाते हैं। अगर नंबर ऑफ मोल्स हम प्रोडक्ट के बढ़ा रहे हैं तो न्यूमिरेटर इंक्रीज हो रहा है, यानी ऊपर वैल्यू हमारी इंक्रीज हो रही है। ये वैल्यू बच्चे बढ़ेगी वैल्यू, तो ऑब्वियस ही बात है हमारा क्यूसी भी क्या करेगा, क्यूसी वैल्यू भी हमारी इंक्रीज करेगी। और जब क्यूसी इंक्रीज करती है तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट होता है बैकवर्ड डायरेक्शन। क्लियर? तो ये चीज हमेशा ध्यान रखनी है कि अगर हम एडिशन कर रहे हैं रिएक्टेंट की, रिएक्टेंट मींस लोअर डिनोमिनेटर की साइड, रिएक्टेंट किस में आएगा, डिनोमिनेटर में, तो शिफ्ट किस में करता है इक्विलिब्रियम, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। अगर आप एडिशन कर रहे हो रिएक्टेंट की तो शिफ्ट द इक्विलिब्रियम इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। और अगर बच्चे हम एडिशन कर रहे हैं प्रोडक्ट की तो वो शिफ्ट करता है इक्विलिब्रियम को इन बैकवर्ड डायरेक्शन। दैट शिफ्ट्स द डायरेक्शन इन बैकवर्ड डायरेक्शन, डायरेक्शन नहीं, यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, इक्विलिब्रियम इन backward direction. Or when changes in reactant or product occur, equilibrium shift towards the direction to attain new equilibrium. जब ये changes आते हैं तो equilibrium किधर shift होता है बच्चे, उस डायरेक्शन में जहां से वो नया इक्विलिब्रियम इजिली अटेन कर सके। जैसे कि वो डॉग वहीं पे फटाफट से भाग रहा था जहां पे वो जल्दी जाके छिप सके। सो दिस इज अबाउट कॉन्सेंट्रेशन में, जिसमें हमने नंबर ऑफ मोल्स डिस्कस किए। अब मुझे बताओ यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? Yes, anyone having any problem up to this? किसी को कोई दिक्कत परेशानी हो तो पूछ सकता है। No, ma'am. That's great. अब हम बच्चे बात करेंगे एडिशन ऑफ एनी सॉलिड कंपोनेंट। जब भी हम किसी भी सॉलिड कंपोनेंट को ऐड करते हैं ना, वो इक्विलिब्रियम पे कोई इफेक्ट नहीं दिखाता, बिकॉज इक्विलिब्रियम जनरली गैसेस की वजह से होता है। तो अगर हम कोई सॉलिड कंपोनेंट को ऐड करेंगे तो वो फर्दर इक्विलिब्रियम पे इफेक्ट नहीं दिखाएगा। फॉर एग्जाम्पल CaCO3 गिव CaO CO2। क्या है हमारे पास, कैल्शियम कार्बोनेट क्या है, यस कैल्शियम कार्बोनेट की हमने डिकम्पोजिशन रिएक्शन लिखी बच्चे, कि कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड में था, ये हमें कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड और CO2 गैस देता है। अब Kc किसके इक्वल आएगा, आपको पता है Kc को हम कैसे लिखते हैं, CaO CO2 एंड CaCO3। तो ये सॉलिड होता है तो इनकी वैल्यू कांस्टेंट रहती है, तो Kc इज जनरली इक्वल टू CO2। Kc किसके इक्वल आ जाता है, CO2 के। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ solids are not included in the Kc and Kp term, so they don't affect the equilibrium। तो वही बात होगी बच्चे, जब आप ये टर्म्स लेते ही नहीं, Kc और Kp में हम ये टर्म्स ले ही नहीं रहे, तो they are not able to affect the equilibrium at all। तो कंक्लूजन क्या निकली कि अगर हमारा रिएक्टेंट इंक्रीज करता है, यानी कि रिएक्टेंट मींस नीचे वाली वैल्यू, रिएक्टेंट को हम ऐसे प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट लिखते हैं ना, तो ऑब्वियस ही बात है अगर रिएक्टेंट इंक्रीज करता है तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में, और अगर हमारा प्रोडक्ट इंक्रीज होता है तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट होता है बैकवर्ड डायरेक्शन में। क्लियर? यस। Yes, ma'am. टेम्परेचर पे चले अब हम। यस, दैट्स ग्रेट। नाउ कम टू इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर में क्या होगा बच्चे, टेम्परेचर इंक्रीजेस, रिएक्शन शिफ्ट इन दैट डायरेक्शन वेयर टेम्परेचर डिक्रीजेस। अगर उल्टा होगा ना, अगर मैंने यही बोला था कि अगर हम कॉन्सेंट्रेशन को बच्चे इंक्रीज करते हैं तो इक्विलिब्रियम ऐसी डायरेक्शन में शिफ्ट होता है जहां पे कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रही हो, डिक्रीज हो रही हो। ठीक है ना, ताकि इक्विलिब्रियम फिर से जल्दी अटेन कर सके। तो ऐसे ही टेम्परेचर का भी क्या इफेक्ट रहेगा, जैसे ही आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हो, रिएक्शन किस डायरेक्शन में शिफ्ट होती है, जहां पे टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है। मान लो रिएक्टेंट था और प्रोडक्ट था, आपने बच्चे रिएक्टेंट की टेम्परेचर इंक्रीज किया, तो रिएक्शन भी कैसी होगी, रिएक्शन फिर इधर जाएगी, इन दिस वे रिएक्शन वुड बी
बैकवर्ड, ठीक है ना। वो प्रोडक्ट से उसकी तरफ किधर जाएगी फिर, नहीं नहीं एक सेकेंड, लेट मी डिस्कस दिस वंस अगेन। क्या कहना चाह रही हूँ मैं, रिएक्टेंट है बच्चे, प्रोडक्ट है। अब अगर आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया रिएक्टेंट का, तो वो किस तरफ जाएगी, जिसका डिक्रीज हुआ है, यानी वो प्रोडक्ट की तरफ जाएगी, क्योंकि रिएक्टेंट का इंक्रीज हुआ है, प्रोडक्ट का डिक्रीज होगा। तो वही चीज वो कहना चाह रहे हैं, क्या है कि अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं ना, तो इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट होता है, ऐसी डायरेक्शन में जहां पे टेम्परेचर क्या हो, डिक्रीज हो। और सेम बात, अगर आप टेम्परेचर को डिक्रीज करते हो तो रिएक्शन या इक्विलिब्रियम हमारा किधर शिफ्ट होगा बच्चे, जहां पे टेम्परेचर क्या हो रहा हो, इंक्रीज। तो ये एक दूसरे के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। आप ये कह सकते हो इनवर्स है एक दूसरे का। सो यहां तक सबको क्लियर हुआ? यस, इज देयर एनी प्रॉब्लम अप टू दिस? यस, किसी को कोई प्रॉब्लम? नो, ओके ग्रेट, दैट्स गुड। ओके, गुड गुड गुड। चलो, अब बच्चे हम बात करेंगे एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन की। तो ये आई थिंक सो सबको पता ही होता है एक्सो कौन सी होती है और एंडोथर्मिक कौन सी होती है। एक्सो क्या है बच्चे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन जिसमें से हीट रिलीज हो, ठीक है ना, ये हमने उसमें भी पढ़े थे कि व्हेन हीट इज रिलीज्ड फ्रॉम द सिस्टम, जब वो कोई हीट रिलीज करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, यानी हीट रिलीज आउट ऑफ द सिस्टम। अच्छा, कोई एक एग्जांपल मुझे कौन बताएगा एक्सोथर्मिक का? यस, लेट मी नो वन वन ऑफ द एग्जांपल फ्रॉम एक्सोथर्मिक, फटाफट से। कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड, और कॉमन डेली लाइफ का क्या एग्जांपल हो सकता है? यस, हीट क्या होगा बच्चे एक्सोथर्मिक का? बहुत खेलने कॉमन पर सा, तो हीट सर्दियों में तो निकलती काम है। भी आता है। ये सतेंद्र? हम खेलते तो हीट रिलीज होती है। हम्म, अगर हम बेटा सर्दियों की बात करें, आजकल कितनी ठंड है, तो कई बार हम करते हैं ना ऐसे बोन फायर, बाहर आग जला के बैठना, हीटर हो गए, गैस बर्नर हो गए, बिल्कुल सही। तो वही चीज बच्चे, अगर हम आग जलाते हैं तो उसमें से हीट रिलीज होती है, तभी आग जला रहे हैं, हमें गर्मी मिलेगी, दैट्स व्हाई वी आर बर्निंग दैट थिंग्स ना। तो वो क्या होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जिसमें हीट क्या हो, रिलीज हो, ठीक है। और ये चीज हमने पढ़ी थी उसमें थर्मोडायनामिक्स में कि एक्सोथर्मिक में डेल्टा एच हमेशा नेगेटिव होता है। डेल्टा एच क्या होता है, नेगेटिव होता है, ठीक है। और डेल्टा एच नेगेटिव होता है, सो टेम्परेचर, अगर हम टेम्परेचर दे रहे हैं बेटा, हीट इज गिवन, वो अगर हम इंक्रीज कर दे तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या करेगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देगी। हीट वो भी रिलीज कर रही थी, आप हीट और दे रहे हो, यू आर गिविंग द हीट, यानी हीट आपकी इंक्रीज हो रही है, तो वो किस डायरेक्शन में, बैकवर्ड डायरेक्शन में फॉलो करती है। अगर हम क्या करते हैं, हीट देते हैं, टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन के केस में रिएक्शन अंडरगोज बैकवर्ड डायरेक्शन, तो वो बैकवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन जो है वो पॉसिबल होनी शुरू हो जाती है। अगर हीट जो हम दे रहे हैं वो डिक्रीज कर दे, हीट गिवन इज डिक्रीज्ड, देन एक्सोथर्मिक रिएक्शन अंडरगो फॉरवर्ड डायरेक्शन, फिर वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में फॉलो करेगी। तो ये दोनों पॉइंट हमें अच्छे से याद रखने हैं कि वेन एवर टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड, जब हम टेम्परेचर बच्चे इंक्रीज कर देते हैं, कौन सा टेम्परेचर, जो हम दे रहे हैं, तब एक्सोथर्मिक रिएक्शन किस में अंडरगो करती है, बैकवर्ड डायरेक्शन में। एंड व्हेन टेम्परेचर इज डिक्रीज, जब हम टेम्परेचर जो हम हीट दे रहे हैं उसका डिक्रीज कर दे, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन अंडरगोज फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन किस तरफ जाती है, फॉरवर्ड रिएक्शन में। सो नेक्स्ट, रिएक्शन शिफ्ट्स इन दैट डायरेक्शन वेयर टेम्परेचर डिक्रीज, ये तो अभी अभी हमने पढ़ा। तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में शिफ्ट करेगी, जहां पे टेम्परेचर कम होगा। अगर बच्चे आप इंक्रीज कर रहे हो तो उधर जहां कम होगा, अगर आप डिक्रीज कर रहे हो तो वहां जहां पे ज्यादा होगा। सो इफ द फॉरवर्ड रिएक्शन, अगर हमारी ए टू बी वाली रिएक्शन बच्चे क्या है, एक्सोथर्मिक है, तो उल्टे डायरेक्शन वाली बी टू ए वाली क्या हो जाएगी, एंडोथर्मिक। और रिएक्शन किधर शिफ्ट कर जाएगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में, यानी एंडो की तरफ। एक साइड अगर एक्सो है तो दूसरी साइड हमारी क्या हो जाएगी, एंडोथर्मिक हो जाएगी, ठीक है। ये बात सबको क्लियर हुई? यस, इज इट क्लियर?
Yes or no? Yes, That's great. Good. Just a minute. Yeah. रिपीटेशन की जरूरत है? Yes, anyone? नहीं, चलो चले आगे, फटाफट से हैंड रेज कर दो. Who wants to go further? Let's just raise your hands. Very good. Okay. Now come to another one, that would be एंडोथर्मिक रिएक्शन. ऑब्वियसली एक्सो के बाद हम एंडो ही पढ़ेंगे ना. एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है बेटा? जिसमें हीट देनी पड़ती है. व्हेन वी आर सप्लाइंग द हीट. सबसे कॉमन एग्जांपल क्या रहेगा एंडोथर्मिक का डेली लाइफ में? यस, व्हाट इज द कॉमन एग्जांपल इन डेली लाइफ फॉर एंडोथर्मिक? बहुत इजी, रोज रोज के रोज, सुबह उठने से लेकर रात तक वही करते हैं हम. वेरी गुड अंजलि, एब्सोल्युटली करेक्ट. मेरे मन वाला एग्जांपल, कुकिंग. चाय पीनी है, सुबह उठे हैं तो हम चाय पियेंगे, फिर हम ब्रेकफास्ट करेंगे, ये वो चलता ही रहता है. ठीक है ना? तो दैट मीन्स यू आर प्रोवाइडिंग हीट. ठीक है ना? तो हम अपने रॉ फूड को जब हीट प्रोवाइड करते हैं, दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू टेस्टी मील. ठीक है? टेस्टी मील में वो कन्वर्ट हो जाता है. हैप्पी मील तो हमें मैकडी से ही मिलती है, बट टेस्टी मील हमें रोज घर पे मिलती है ना? किस किस को आती है कुकिंग? एक बारी बताओ, हैंड रेज करो. एनीवन नो अबाउट द कुकिंग? अब मैगी को मत गिनना कुकिंग में. डोंट जस्ट टेल कि मुझे मैगी बनानी आती है तो मुझे कुकिंग आती है. इसमें से मैगी वाले कितने हैं? जो मैगी वाले हैं वो अपना हैंड जरा नीचे कर लें, बाकी के ऊपर ही रखें. अरे दैट्स ग्रेट विनोद. चाय आती है, चाय को नहीं लेंगे हम कुकिंग में. राकेश को क्या बनाना आता है? यस राकेश, क्या क्या बना लेते हैं? सारा कुछ. रियली नाइस. चाय आती है बस. चलो. ओ yippee आती है. yippee नहीं मेरे को टेस्टी लगती. वंशिका, अच्छा. वनिष्का. वनिष्का को तो फिर आती होगी. क्या क्या बनाना आता है वनिष्का को? भूख लगने लगी है. अरे ऐसी बातें करके. चलो चलो क्लास करते हैं, फिर क्लास के बाद कुछ खाएंगे. अच्छा अच्छा. नाउ कम टू एंडोथर्मिक रिएक्शन बच्चे. एंडोथर्मिक रिएक्शन कौन सी होती है? जिसमें हीट क्या करते हैं हम? हीट सप्लाई करते हैं. इन विच वी आर गिविंग द हीट, तो दैट वुड बी कंसीडर्ड एज एंडोथर्मिक रिएक्शन. यानी ए प्लस बी को अगर हम हीट देंगे तब वो रिएक्शन देगी. यानी मैगी को जब तक हम पकाएंगे नहीं तब तक वो हमें खाना नहीं देगी. अच्छा अच्छा. तो इस केस में एंडो में बच्चे डेल्टा एच हमेशा पॉजिटिव होता है. डेल्टा एच इज पॉजिटिव इन केस ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन. ये चीज भी हमने उसमें पढ़ी थी थर्मोडायनामिक्स में, कि डेल्टा एच क्या होता है? पॉजिटिव होता है. So now when temperature is increased, endothermic reaction undergoes forward reaction. अगर बच्चे हम टेम्परेचर जो हीट हम दे रहे हैं वो इंक्रीज कर दें तो वो फॉरवर्ड रिएक्शन में जाएगी. तो ऑब्वियस सी बात है ना कि अगर आप हीट इंक्रीज करोगे बेटा तभी तो वो रिएक्शन दे पाएगी. तो अगर हम अपनी हीट इंक्रीज करते हैं देन इट गोज टू फॉरवर्ड डायरेक्शन, और अगर हम हीट डिक्रीज करते हैं एंडोथर्मिक में देन इट गोज टू बैकवर्ड डायरेक्शन. यहाँ पे देख लो, इधर उल्टा था. अगर आप इंक्रीज करोगे तो एक्सो बैकवर्ड में आएगी. क्यों? क्योंकि उसके पास ऑलरेडी हीट उसने देनी ही है. अब आप भी हीट इंक्रीज कर दोगे तो वो बैकवर्ड चली जाती है, और अगर आप डिक्रीज करते हो तो वो फॉरवर्ड. बट यहाँ पे अब हमें हीट की जरूरत थी, तो अगर आप हीट इंक्रीज कर रहे हो बच्चे तो एंडोथर्मिक रिएक्शन मूव्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, और अगर एंडो की डिक्रीज करते हैं तो वो बैकवर्ड में जाती है. ठीक है? सो रिएक्शन शिफ्ट इन दैट डायरेक्शन वेयर टेम्परेचर डिक्रीजेस. जहां पे थोड़ा डिक्रीज होगा हमारी रिएक्शन फिर वहीं शिफ्ट होगी. अब एग्जांपल क्या है? N2O4. हमारे पास क्या एग्जांपल है कि N2O4 गिविंग 2 ऑफ NO2. ये हमें क्या दे रहा है? 2NO2 दे रहा है. नाउ फर्स्ट ग्राफ कहाँ है हमारा ग्राफ? एक सेकेंड. Where is graph?
ग्राफ तो है ही नहीं, अरे फर्स्ट पॉइंट आएगा फिर, फर्स्ट ग्राफ नहीं। N2O4 डिक्रीज विद टाइम, NO2 इंक्रीज विद टाइम। फर्स्ट केस क्या रहेगा, चलो ग्राफ हम बना ही ले लेते हैं कि अगर बच्चे फर्स्ट केस में हमारा N2O4 डिक्रीज कर रहा है तो NO2 इंक्रीज करेगा। यही चीज हमने करी थी ना कि मान लो N2O4 हमारा क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, तो NO2 हमारा क्या करेगा, इंक्रीज। कि जितना रिएक्टेंट डिक्रीज करता है उतना ही हमारा प्रोडक्ट जो है इंक्रीज करता है। कब तक, जब तक कि इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश नहीं हो जाती। तो फर्स्ट केस क्या कहता है कि N2O4 डिक्रीजेस विद टाइम एंड NO2 इंक्रीजेस विद टाइम, और NO2 क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है टाइम के साथ साथ, तो इक्विलिब्रियम वहां पे हम एस्टैब्लिश करते हैं। सो दिस इज आवर फर्स्ट केस। सेकेंड केस क्या रहेगा हमारा, ऑन हीटिंग द एक्सटेंट ऑफ कंजम्पशन ऑफ N2O4। अगर हम हीट कर दे बेटा और ज्यादा, उसको बहुत ज्यादा हीट करें, N2O4 को इंक्रीज कर दें एंड देन एक्सटेंट ऑफ NO2 इंक्रीजेस। तो अगर आप N2O4 को इंक्रीज करते रहोगे तो ऑब्वियसली जितना रिएक्टेंट डालोगे बच्चे उतना ही प्रोडक्ट आपको मिलेगा। ये बट ऑब्वियस बात है ना कि जितना वो बोलते हैं ना कि जितनी जितना गुड़ डालते हैं चाय उतनी मीठी बनती है, ये एक कहावत है। तो यहाँ भी हमने क्या बोला कि जितना हम कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करते रहेंगे किसकी, रिएक्टेंट की, जितना हम N2O4 को बढ़ा रहे हैं उतना ही NO2 भी बनता रहेगा। जितना आप रिएक्टेंट डालोगे उतना प्रोडक्ट मिलेगा। सो रिएक्शन मूव्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन जैसे ही हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे। एंडोथर्मिक के केस में रिएक्शन कहाँ मूव करेगी, फॉरवर्ड की तरफ। अगर हम रिएक्शन को क्या करते हैं बच्चे, इंक्रीज करते हैं, टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, तो उसका मतलब क्या है कि हीट इज ऑब्जॉर्ब्ड। सो दिस मींस दैट हीट इज एब्जॉर्ब्ड। उसका मतलब हीट एब्जॉर्ब हो रही है तो डेल्टा एच क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और वो क्या हो जाएगी हमारे पास, एंडोथर्मिक रिएक्शन। धीरज मैम 5 बजे का कोई बैच, 5 बजे का, हाँ है, 5 से 6 भी है एक बैच बेटा। आपको क्या 6 से 7 वाले में कोई प्रॉब्लम? यस धीरज, एनी प्रॉब्लम इन दिस? टाइमिंग से रिलेटेड किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो वो पूछ सकता है। देन व्हाई आर यू आस्किंग अबाउट 5 to 6? नो ठीक है। ये कह रहा मैम मैं बोर हो रहा था, मैंने सोचा एक ऐसा आउट ऑफ द टॉपिक जाके क्वेश्चन कर लूं, ऐसा है क्या धीरज? अभी किसी का बैच बच्चे चेंज नहीं करेंगे, ठीक है ना। अभी एटलीस्ट देखो टाइम ही कितना बचा, फरवरी तक तो आपकी क्लासेस होंगी। 7 to 8 वाला नहीं हो पाता, हाँ 7 to 8, फिर 6 to 7 तो आप हुई, आज तो इस बैच में हुई, तो 7 to 8 में स्किप कर दो। फिर 7 आपने 6, अच्छा 12 आवर वाला है, एक आपका 6 to 7 है और एक 7 to 8 है। धीरज ऐसा हो रहा है क्या, कंटिन्यू में है? यस मैम। तो कोई बात नहीं, मेरी तो कंटिन्यू में 3 3 क्लासेस भी होती हैं, तुम्हें तो सुनना ही है, मैं तो बोलती भी हूँ, कोई बात नहीं ठीक है। अगर थोड़ी बहुत बच्चे प्रॉब्लम आ रही है यू कैन जस्ट व्हाट्सएप कर देना मेरे को, तो मैं देख लूंगी। जिस भी बच्चे को थोड़ा ऐसा एग्जॉस्ट हो जाता है, उसको यहाँ पे प्रॉब्लम है, तो एक बार ही व्हाट्सएप कर देना, फिर हम देख लेंगे कि कुछ चेंजेस हो सकते हैं तो ठीक है, डेफिनेटली वी विल टेक एक्शन। ओके, हाँ चलो। तो सेकंड वाले केस में क्या होता है बच्चे, सेकंड केस क्या कह रहा है कि ऑन हीटिंग द एक्सटेंट ऑफ कंजम्पशन ऑफ N2O4, जो कंजम्पशन है N2O4 की वो इंक्रीज होगी तो फॉर्मेशन भी NO2 की बढ़ेगी। जितना ज्यादा N2O4 बेटा कंजम्प्ट होगा, जितना ज्यादा वो यूज होगा, वो यूज किस लिए हो रहा है, प्रोडक्ट बनाने के लिए ही तो हो रहा है, तो उतना ही ज्यादा हमारा क्या बनेगा, प्रोडक्ट भी बनेगा। सो द रिएक्शन मूव्स फास्टर इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो रिएक्शन किधर मूव करेगी, फास्टर करेगी, मूव करेगी किधर, फॉरवर्ड की तरफ। क्यों, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं बच्चे, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं। तो ये चीज हमने अभी अभी यहाँ पे पढ़ी ना कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या होता है, एंडोथर्मिक रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड की तरफ क्या करती है, शिफ्ट करती है। सो टेम्परेचर इंक्रीज करने से एंडोथर्मिक रिएक्शन अंडरगोज फॉरवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। सो द रिएक्शन मूव्स फास्टर इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, इसका मतलब हीट एब्जॉर्ब हो रही है, और डेल्टा एच क्या होता है, पॉजिटिव एंडोथर्मिक रिएक्शन में। तो ये सबको क्लियर हुआ है, एक्सो और एंडोथर्मिक रिएक्शन। किसी को एक्सो और एंडो में कोई डाउट हो तो वो पूछ सकता है। नो मैम। दैट्स ग्रेट। No, ma'am. ओके अंजलि, वेरी गुड। चलो
नेक्स्ट है बच्चे टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब हम इसमें वांट ऑफ इक्वेशन पढ़ने वाले हैं। दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, वांट ऑफ इक्वेशन, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये भी। अब हम इसमें क्या देखेंगे कि वैल्यू जो है इक्विलिब्रियम की, के इक्विलिब्रियम की, वो चेंज करेगी कैसे, टेम्परेचर के रिलेटेड। तो अब हमने मान लिया, मान लो K1 और K2 क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है किसी टेम्परेचर T1 और T2 पे। तो वैल्यू क्या होती है, log of K2 by K1, दो वैल्यूज ले ली हमने, दैट वुड बी इक्वल टू डेल्टा एच नोट 2.303 आर, और यहाँ पे क्या होता है 1 बाय T1 माइनस 1 बाय T2। तो ये सबने याद रखनी है इक्वेशन। इस इक्वेशन के बेस पे आते हैं बच्चे न्यूमेरिकल। नीट में और जेई में इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन पक्का आता ही आता है। सो दिस विल गिव यू 4 मार्क्स। ओनली बाय रिमेम्बरिंग दिस फॉर्मूला यू विल गेट 4 मार्क्स, जहां पे K2 और K1 क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स है किसी दो सिस्टम की, T1 और T2 उनके टेम्परेचर है, डेल्टा एच नोट हमारे पास स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज है जिसकी वैल्यू ऑलरेडी क्वेश्चन में मेंशन होगी, आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। क्या होती है आर की वैल्यू, 8.314 जाउल पर केल्विन पर मोल, ठीक है, ये वैल्यू हमारे पास क्या रहती है 8.314 जाउल पर केल्विन पर मोल की। तो ये सबने याद रखनी है वांट ऑफ इक्वेशन। वांट ऑफ इक्वेशन क्या है बच्चे, log K2 by K1 इज इक्वल टू डेल्टा एच नॉट 2.303 R 1 अपॉन T1 माइनस 1 बाय T2। और क्या चीज इंपॉर्टेंट क्या याद रखना है हमने, ये चीज मैंने आपको पहले ही बताई, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो इक्विलिब्रियम बच्चे डिक्रीज करेगा। एक्सोथर्मिक के केस में टेम्परेचर को इंक्रीज करने से वो बैकवर्ड रिएक्शन में जा रहा था, बैकवर्ड रिएक्शन को फेवर कर रहा था। अगर वो बैकवर्ड को फेवर करता है तो वो के इक्विलिब्रियम को क्या कर देता है, डिक्रीज करता है, ठीक है ना, बैक। और अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है तो फॉरवर्ड रिएक्शन होती है, फॉरवर्ड रिएक्शन के इक्विलिब्रियम को क्या करती है, इंक्रीज करती है। तो दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट मेंट टू बी रिमेम्बर कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हमारा टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो हमारी के इक्विवेलेंट वैल्यू क्या करेगी बच्चे, डिक्रीज करेगी। और एंडोथर्मिक में हमारा टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो इक्विलिब्रियम पे के इक्विलिब्रियम वैल्यू हमारी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, ठीक है। इज इट क्लियर, यहां तक क्लियर है सबको, यस और नो? यस मैम। Yes. अब देखो हम कैसे वेरीफाई कैसे कर सकते हैं मैम एक स्लाइड दिखा दो, क्या कह रहे हो बेटा, पिछली वाली स्लाइड दिखा दो मुझे। थैंक यू मैम। यही वाली, हाँ हाँ देख लो देख लो। अच्छा कौन सा ऐसा बच्चा जो कॉपी पेन लेके नोट्स भी बनाता है साथ साथ, कोई है? बस ये सुनते सुनते हैं सिर्फ, संस्कार, अरे अरे काफी सारे बच्चे हैं, वेरी गुड। तो ये बच्चे मस्ट है, केमिस्ट्री भी ना आजकल मैथ्स की तरह ही है, ठीक है। तो जब तक खुद से नहीं करने बैठोगे, खुद से लिखोगे नहीं, यू विल नॉट एबल टू डू एनीथिंग। यस दैट्स रियली गुड, वेरी गुड बेटा। तो ठीक है, तो अब अच्छे नंबर लेने हैं सबने, तो होप करते हैं आएंगे भी, है ना, आएंगे ना? यस वेरी गुड, ठीक है, डन हो गया। सत्येंद्र आगे चले बच्चे, नहीं आएंगे सत्येंद्र के, नहीं आएंगे अच्छे नंबर, ये तो गलत बात होगी। किसके लिए नो मैम बोला सत्येंद्र ने, अच्छा आगे नहीं चलना इसलिए? हाँ मैम इसे अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, आप नोट कर लो, ठीक है, वेरी गुड। मैम अब अच्छा हो गया, ठीक, कंप्लीट हो गया। हो गया, चलो अब देखेंगे बच्चे हम कैसे वेरीफाई कर सकते हैं, वेरीफाइंग यूजिंग वांट ऑफ इक्वेशन। वांट ऑफ इक्वेशन को यूज करके हाउ यू कैन वेरीफाई योर आंसर्स, कि मान लो आपके पास क्या है, आपको डेल्टा एट T2 जो है दैट इज ग्रेटर देन T1, T2 ग्रेटर देन T1 है, तो 1/T2 लेस देन हो जाएगी 1/T1 के, उल्टा करोगे जब इनका डिवाइड लोगे तो वो चीज क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, उल्टा हो गया। तो 1/T2 माइनस 1/T1 ये लेस देन 0 हो गया, यानी नेगेटिव हो गई, ये वैल्यू क्या हो गई हमारे पास, नेगेटिव। अभी फॉर्मूला क्या पढ़ा हमने, log of K2 by K1 is equal to minus of
डेल्टा एच 2.303 आर 1/T2 माइनस T1, ये वैल्यू भी नेगेटिव थी, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो गया पॉजिटिव, तो log ऑफ K2 बाय K1 डेल्टा एच बाय 2.303 आर क्या हो गया हमारे पास पॉजिटिव हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ना ln छोड़ दिया हमने, आई थिंक सो 2.303 आर लॉग है, अच्छा लॉग इधर है K2 K1 के साथ, उधर जाके एंटी लॉग हो जाएगा, ठीक है। सो log K2 बाय K1 क्या आ गया हमारे पास डेल्टा एच 2.303 आर, ये पॉजिटिव हो गया। अब हमें पता है केस वन क्या कहता है कि डेल्टा एच नेगेटिव हो तो वो क्या होता है एक्सोथर्मिक। इफ डेल्टा एच इज नेगेटिव देन रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। अब आप क्या करोगे, log K2 बाय K1 डेल्टा एच 2.303 आर पॉजिटिव है, डेल्टा एच नेगेटिव है, तो बच्चे log K2 बाय K1 भी क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा। इट मींस log K2 बाय K1 भी हमारे पास क्या आ गई नेगेटिव टर्म आ गई। तो नेगेटिव टर्म का क्या मतलब है कि ये मान लो इसको x ही मान लिया मैंने, log x इज लेस देन 0, नेगेटिव का मतलब यही है कि log x इज लेस देन 0। अगर log x लेस देन 0 है तो x मस्ट बी लेस देन 1 इटसेल्फ, x हमारा लेस देन 1 हो जाएगा, मतलब K2 बाय K1 हमारा क्या है लेस देन 1 है, तो इसका क्या मतलब है K2 इज लेस देन K1, तो यही तो रिएक्शन बोलती थी एंडोथर्मिक के केस में, क्या एक्सो में क्या होता है K2 लेस देन K1 होती है ना। एक्सो के केस में देखो हमने यहाँ पे एक चीज पढ़ी थी, हाँ एक्सो में कहा गया वो K2 माइनस K1 से छोटा होता है, एक हमने अभी अभी ये चीज देखी थी ना यहाँ पे, जस्ट अ मिनट, यहाँ पे देखो क्यूसी और केसी वाले में पढ़ा था हमने बैकवर्ड डायरेक्शन वाला, कि अगर लेस देन होता है तो फॉरवर्ड डायरेक्शन की तरफ मूव होता है वो, तो यहाँ भी तो यही चीज थी कि दैट दे विल मूव इनटू फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो एक्सो के केस में हमारे पास क्या आ गया कि K2 इज लेस देन K1, और अगर बच्चे हमें एंडो दिखानी थी डेल्टा एच पॉजिटिव है, पहले ही टर्म पॉजिटिव थी, यानी K2 और K1 हमारे पास क्या है पॉजिटिव है, x ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 तो ग्रेटर देन 1 इटसेल्फ, K2 बाय K1 ग्रेटर देन 1 तो K2 K1 से बड़ी है, अगर K2 K1 से बड़ी है तो रिएक्शन क्या होगी फॉरवर्ड ही होगी, और फॉरवर्ड होगी तो वो कौन सी होगी एंडोथर्मिक होगी। एक बार इसको दोबारा रिपीट करते हैं, लेट मी रिपीट दिस वंस अगेन। देखो यहां तक सबको क्लियर हुआ था, अब हम चलते हैं वेरीफाई कैसे करेंगे हम वांट ऑफ इक्वेशन को। लेट मी जस्ट इरेज दिस ऑल एंड डू इट वंस अगेन। हाउ वी कैन वेरीफाई यूजिंग वांट ऑफ इक्वेशन। सबसे पहले बच्चे हमने क्या बोला कि सपोज करो T2 जो है सेकंड का टेम्परेचर फर्स्ट वाले से बड़ा है, तो 1/T2 इज जनरली, अगर दोनों का रिवर्सिबल ले लें तो ये क्या हो जाएगा, अगर बेटा ये बड़ा है T2 तो उसका रिवर्सिबल उससे छोटा ही होगा ना, तो रिवर्सिबल में केस क्या हो जाता है उल्टा हो जाता है, अगर T2 बड़ा है T1 से तो 1/T2 विल बी लेस देन 1/T1, तो 1/T2 माइनस 1/T1 इज लेस देन इक्वल टू 0, लेस देन है तो लेस देन का क्या मतलब होगा इट इज नेगेटिव, ये टर्म हमारी क्या हो जाएगी नेगेटिव हो जाएगी, तो log K2 बाय K1 क्या हो जाएगा, वो पहले ही नेगेटिव था तो अब पॉजिटिव हो जाएगा 2h डेल्टा एच बाई 2.303 आर, और यहाँ पे पॉजिटिव टर्म आ जाएगी। अब हमने फर्स्ट केस क्या लिया कि मान लो जब डेल्टा एच नेगेटिव है, फर्स्ट केस में डेल्टा एच क्या है हमारा नेगेटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है यहाँ पे नेगेटिव हो गया, तो log ऑफ K2 बाई K1 भी हमारा क्या हो गया नेगेटिव हो गया, ये चीज हमने मान ली। तो K2 बाई K1 को लिख लिया log x वुड बी लेस देन 0, अगर log x बच्चे लेस देन 0 है तो आप लिख सकते हो कि ये लेस देन 1 भी होगा, मतलब K2 बाई K1 हमारा लेस देन 1 है, तो K2 इज लेस देन K1, और जब K1 बड़ा होता है तो रिएक्शन किधर होती है बैकवर्ड में, बैकवर्ड का क्या मतलब है एक्सोथर्मिक, तो इसने प्रूफ कर दिया है कि द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। और सेकंड केस हमने क्या लिया कि डेल्टा एच हमारा क्या है बच्चे पॉजिटिव है, पॉजिटिव था पहले भी पॉजिटिव टर्म थी अब भी पॉजिटिव टर्म है, तो K2 बाई K1 हमारा पॉजिटिव हो गया, मींस x इज ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 कैन ऑल्सो बी ग्रेटर देन 1, तो अगर K2 बाई K1 ग्रेटर देन 1 है तो K2 हमारा ग्रेटर देन क्या हो गया K1 हो गया, ग्रेटर देन K1 आ गया, मतलब हमारा सेकंड वाली स्टेट ज्यादा बड़ी है, तो रिएक्शन फॉरवर्ड की तरफ यानी एंडोथर्मिक। क्लियर हुआ ये सबको? यस किसी को कंफ्यूजन? मैम T2 के इंस्टेड और कुछ बोलिए क्योंकि ये मेरे गली में रहने वाले एक अंकल का नाम है। ठीक है, ये मेरे को पहले भी एक बच्चे ने बोला था मैम T2 तो बड़ा फनी लगता है। चलो क्या कह सकते हैं बच्चे, TF बोल लो आप,
आप फिर तो छत पे चढ़ के ऐसे पढ़ना ना, T1/T2, T1/T2, तो फिर वो अंकल चिढ़ेंगे आपसे, है ना? यू कैन ऑल्सो प्रोनाउंस इट एज TF। ये बताओ सबको क्लियर हुआ ये दोनों कंडीशंस बच्चे? किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? Anyone having any problem, he or she can ask. Yes, let me know अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है। No, ma'am. That's great, Tanya. What about others? Yes, गणेश, अंजलि, संस्कार ने तो बता ही दिया, मधु, निधि, परवीन, फर्स्ट केस। ठीक है धीरज। देखो बच्चे, फर्स्ट केस में डेल्टा एच को उन्होंने नेगेटिव बोला है, अब हमने पॉजिटिव लिया था बच्चे, तो पॉजिटिव नेगेटिव जनरली नेगेटिव देगा, ठीक है ना? तो log K2/K1 हमारा नेगेटिव हो गया, तो K2/K1 हमारा लेस देन 0 है, नेगेटिव है, उसको हमने लेस देन 1 लिख दिया, तो K2 विल बी लेस देन K1। K2 जो है वो K1 से छोटा है, यानी K1 बड़ा है। अगर बच्चे K1 बड़ा होता है तो रिएक्शन होती है बैकवर्ड में, बैकवर्ड में होती है तो वो केस होता है एक्सोथर्मिक का, ठीक है? सो दिस इज देयर इन दिस केस। ओके, यस, Yes, ma'am. दैट्स ग्रेट। चलो, अब हम एक क्वेश्चन करने वाले हैं। K1 is the equilibrium constant and temperature T1. K2 is the equilibrium constant and temperature T2. अगर T2 greater है T1 से and the reaction is endothermic, और reaction क्या है? endothermic है, तो K2 और K1 के बीच में क्या रिलेशन होगा? क्या इसको निकाल के फिर आंसर करना है पोल में सबने, कोई भी इसका आंसर चैट में नहीं देगा। आई एम रेजिंग अ पोल, जस्ट गिव दिस आंसर इन अ पोल, ठीक है? यस, सोच समझ के। एंडो के केस में क्या था? यस, सोच के करना है सबने। ग्रेट, आई गॉट द 2 votes। ओनली 2 votes, 3 votes, 4 votes, 6, 50-50 chances। Okay, 7 votes। On 14 votes I will discuss। ओके, तो 14 वोट्स होनी चाहिए अगर सब लोग इसका करेक्ट आंसर जानना चाहते हैं तो। 80 वोट्स हुई हैं अभी तक, 6 वोट्स और चाहिए मुझे डिस्कस करने के लिए। 9 वोट्स, वेरी गुड, फटाफट से वोट करो। 10, 5, 4 वोट्स और चाहिए, ठीक है? 14 वोट्स पे हम डिस्कस करने वाले हैं। 4 मोर वोट्स टू गो, कम ऑन। 11, 3 मोर वोट्स टू गो, और अभी तक टाई चल रहा है। 11 वोट्स है तो ऑब्वियसली कह रहे होंगे कि मैम एक और इवन होगा, तो ठीक है, देखते हैं। दैट्स व्हाई आई सेड 14 वोट्स, कि फिर तुम्हारा टाई जो है वो भी दूर हो जाए। फटाफट से वोट करो, 3 वोट्स अभी बची हैं। यस, कम ऑन। जिस बच्चे ने भी वोट नहीं करी, फटाफट से कुछ भी रैंडमली कर लो अब तो, सो दैट वी कैन डिस्कस इट आउट। वेरी गुड, 1 vote to go, only 1 vote। यस, वेरी गुड, 1 vote ओनली। अभी जीत रहा है एक ऑप्शन तुम्हारा, ठीक है? इसके वोट्स के चक्कर में एक ऑप्शन तो तुमने जिता दिया। अब हमें देखना है कि वो ऑप्शन करेक्ट है या नहीं है। देखते हैं, चलो ठीक है, 14 वोट्स हमारी आ गई हैं।
ए को दिए बच्चों ने 7 वोट, बी को मिली है 1, सी को मिली है 6। अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट्स ए विनर होगा, बट ए विनर नहीं है, हमारा विनर ऑप्शन नंबर सी है। तो ये विनर हमने गलत चूज कर लिया, दिस इज नॉट जस्टिफाइड। जस्टिफाइड जो आंसर है बच्चे वो है हमारा सी। अब सी कैसे आया, देखो एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडो K2 ग्रेटर देन K1, अभी अभी हमने डिस्कस करा था कि एंडो के केस में K2 ग्रेटर देन K1 होता है, फिर भी 7 बच्चों ने गलत कर दिया, ऐसा क्यों, ऐसा कैसे हो गया? यस, वाई सो? डेल्टा एच बच्चे पॉजिटिव, यानी एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक K2/K1, ये चीज भी पूरी पॉजिटिव, तो मतलब ग्रेटर देन 0, x ग्रेटर देन 1, K2/K1 ग्रेटर देन 1, तो K2 ग्रेटर देन K1, ये चीज हमने अभी अभी पढ़ी। तो एंडो के केस में बच्चे K2 बड़ा होता है K1 से, एंड दे फेवर फॉरवर्ड रिएक्शन, ठीक है, K2 वाला बड़ा होगा K1 से। क्लियर सबको? यस, इज इट क्लियर? Yes, ma'am. दैट्स ग्रेट। सो आज हम इतना ही करते हैं, किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम आज की क्लास में, किसी को कोई डाउट, दिक्कत, परेशानी किसी भी तरह की, देन ही और शी कैन आस्क। यस, एनीवन हैविंग एनी डाउट? दैट्स ग्रेट। सो ओके, देन दैट्स ऑल फॉर टुडे, यू ऑल कैन गो फॉर योर नेक्स्ट क्लास। आपकी नेक्स्ट